आज यहाँ आप सब लोगों के सामने इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए हम अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। मैं कंपटीशन के टाइप्स देख रहा था कि कौन कौन सी कंपटीशन है, और इसमें मोस्ट ऑफ कंपटीशन में मैंने अपने कॉलेज दिनों में पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे में प्राइज भी लिया है। तो ये बड़ा नॉस्टैल्जिक है। कई बार हम जब यहाँ ऊपर आते हैं तब आप तालियां बजाते हैं, और हम भी कभी इस क्राउड का हिस्सा रहे हैं। और आपको पता है कि स्टेज के परफॉर्मेंस के लिए जब नीचे से तालियां बजाते हैं, कई बार सीटियां बजाते हैं लोग, कई बार वंस मोर की डिमांड करते हैं। हमको पता है कि उसमें आनंद होता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, जो प्रेक्षकों में बैठे हुए रहते हैं और तालियां बजाने में जितना आनंद है, उससे ज़्यादा आनंद जब आप यहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो तालियां आपके लिए बज रही होती है, तो उसमें ज़्यादा आनंद आपको मिलता है। तो पहली तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि आप लोग पार्टिसिपेट करना सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी में कई बार हम लोग किसी भी इवेंट को, किसी भी चीज़ को हार जीत में देखते हैं, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ हार और जीत नहीं है। ज़िंदगी में पार्टिसिपेट होना, लड़ना, चलते रहना। ऐसे कहते हैं कि अगर आपको मंजिल की तरफ जाना है तो आपके कदम को चलते रहना होगा। तो आपको चलते रहिए आप लोग, और उस आपका जो सफ़र होता है, उस सफ़र में पहले कई बार हम लोग, या अभी भी कुछ जगहों पे हम लोग देखते हैं कि सिर्फ पढ़ने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ज़िंदगी में अगर आपको सक्सेस होना है तो नो डाउट आप अपने स्कूल में, कॉलेजेस में कई सारी चीज़ें किताबों के माध्यम से, अपने जो टीचर्स होते हैं उनको देखकर, उनसे सुनकर सीखते हैं। लेकिन आप लाइफ में भी जो आपके अगल बगल में चीज़ें हो रही है, इस तरह के जो अदर, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं, इसके माध्यम से भी आप लोगों को कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और मेरा अपना ये मानना है कि आज हम जहाँ खड़े हैं उसमें मेरे जो कॉलेज के दिन थे या स्कूलिंग के दिन थे, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट होता था, और उसके कारण जो कॉन्फिडेंस हमको मिला था उसका बहुत अहम रोल है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ये होता है कि जब हम लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, आम लोग हो, उस भीड़ में हम लोग अलग है, ये पहचान जब हो जाती है या हमारे किसी क्वालिटी के कारण हमको मिल जाती है, तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इलोक्यूशन कंपटीशन में देख रहा था, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और महाराष्ट्र में मैंने सैकड़ों इलोक्यूशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, और उसमें कई सारे में हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिला होगा। शुरुआत के दिनों में मिलता भी नहीं था, लेकिन उस समय जब उस भीड़ से उठकर हम जाते थे और उस भीड़ को, अपने किसी विचारों को उस कंपटीशन के माध्यम से उनके सामने रखते थे, उसको अप्रिसिएशन मिलता था, तो ये लगता था कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। पेंटिंग से लेके सारे कंपटीशन में हम लोग पार्टिसिपेट किया करते थे, और हार जीत, जैसे मैंने कहा, वो हिस्सा है। मैं कई बार जाता हूँ तो मेरी एक, जिसको मैं लाइक करता हूँ, वो कविता जरूर सुनाता हूँ कि ज़िंदगी में कई बार, जैसे मैंने कहा, कि हम लोग हर चीज़ को डरते हैं कि भाई इतने लोग हैं और इसमें हमारा आएगा, नंबर नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लड़ना जरूरी है, तो वो जो कविता है उसमें वो कहते हैं कि तू दौड़ में अव्वल आए ये कोई जरूरी नहीं, तू दौड़ में अव्वल आए ये कोई जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी कोई जरूरी नहीं। जरूरी है तो सिर्फ और सिर्फ तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिर कर फिर से खड़ा होना, जरूरी है तेरा गिर कर फिर से खड़ा होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, जो आज तेरे आगे है कल तेरे पीछे होंगे, तू बस चलना मत छोड़ना, तू बस लड़ना मत छोड़ना। तो आप लोगों से भी मेरा यही अनुरोध है कि आप जिंदगी में चलते रहिए, लड़ते रहिए, गिरते रहिए, और फिर आप खड़े होके फिर आगे बढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद भी देता हूं कि आपके कारण मुझे अपने पुराने दिनों को याद करने का मौका मिला है। और एक कोइंसिडेंस मैं आपको बता देता हूं कि इसमें नेहरू युवा केंद्र के लोग हैं। मैं 2006 से 9-10 के बीच में मैं अपने गांव के नेहरू युवा केंद्र का अध्यक्ष था। मैं अपने स्कूली दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट, मतलब गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक के विभिन्न पदों पे काम किया। तंटा मुक्त समिति हुआ करती थी, उसमें काम किया।
और जो स्टूडेंट एसोसिएशन में काम करते हुए मुझे पहली बार ऐसे लगा था कि आइदर जैसे हम बीएड मैंने किया था, डिप्लोमा इन एजुकेशन में टीचर रहा कुछ साल के लिए। मैं प्राउडली कहता हूँ इस बात को कि मेरे ज़िंदगी की शुरुआत जो है नौकरी की वो टीचर से हुई थी। बाद में मैंने रिज़ाइन किया, ये प्रिपरेशन किया। लेकिन जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तब मैं डीएड स्टूडेंट फेडरेशन का लीडर था। हमारे यहाँ एक संगठन थी विजय प्रताप विद्यार्थी संगठन करके, उसका डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन था। तो उस समय कोई आंदोलन करते थे और ज्ञापन देने के लिए जब तहसीलदार के पास जाते थे, हमारे यहाँ अंचल अधिकारी को तहसीलदार बोलता है, तो हमको ये लगता था कि यार हम तहसीलदार होते तो ये काम जरूर करते। मतलब पता नहीं था, उस समय गांव से बिलोंग करते थे, 1000-1500 पॉपुलेशन का गांव था मेरा, प्रोजेक्ट अफेक्टेड गांव था। तो बहुत ज़्यादा ये पता नहीं होता था कि कौन सा अधिकारी का क्या जुरिस्डिक्शन होता है, लेकिन लगता था कि इनको दे रहे हैं तो ये काम कर सकते हैं। तो उस समय, और ये स्टूडेंट एसोसिएशन डिफरेंट सभा वगैरह में भाषण देता रहता था, तो ऐसे लगा उस समय कि अगर लाइफ में, क्योंकि उस समय वो मेरी डेफिनेशन डेवलप हुई कि हर आदमी लाइफ में जीता है खुद की खुशी के लिए, और उसकी खुशी सेटिस्फैक्शन किस चीज़ में है। तो वो कॉलेज के दिनों में हमको ऐसे लगा कि किसी दूसरे आदमी को अगर हम हेल्प करें और वो आदमी खुश हो जाए तो उसकी खुशी में हमको भी खुशी मिलती है। तो उस समय हमको अपने लाइफ जीने की डेफिनेशन मिली, और उसमें ये सारे जो सोशल इवेंट्स थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थे, उसका काफ़ी अहम रोल था। अब तब मैंने डिसाइड किया कि यार लाइफ में अब खुश रहना है तो आइदर पॉलिटिक्स में कुछ बड़े जगह पे जाओ या फिर कोई बड़ा अफसर बनो। तो इस तरह से अफसर बनने का सपना मेरा कॉलेज के दिनों में, और स्पेशली इस तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी उसके माध्यम से डेवलप हुआ था। आप लोगों को भी यही कहेंगे, कई सारे गांव देहात से होंगे आप लोग। कई बार इस फेज में हम लोग आपको लाइफ में कहाँ जाना है ये सीरियसली सोचने का ये समय है। हम कई बार इस समय में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, इस समय में लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होंगे, तो कई बार आपको ज़िंदगी में पछताना पड़ता है। और इसलिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ये भी पार्ट है, लेकिन आपको कहाँ जाना है ये सोच के आप ज़रूर सीरियसली घर जाके सोचिए। जैसे निकलिएगा आज तो आधा एक घंटा बैठिए और सोचिए कि अगले 5 साल के बाद हम कहाँ होंगे, क्योंकि भयंकर कंपटीशन है अगर आप अगल बगल में देखिएगा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे नहीं है कि उस कंपटीशन में गांव देहात में या किसी भी प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को कोई डिसएडवांटेज है। आप इक्वल प्लेटफॉर्म है। आज दिल्ली में बैठ के जो बच्चे पढ़ते हैं उतनी ही सुविधा आप चतरा के किसी कोने में, अगर आपने मोबाइल का सही उपयोग कर रहे हैं इंटरनेट का, तो उतना ही मटेरियल आप भी एक्सेस कर सकते हैं। जरूरी है कि वो सोच आपके पास होनी चाहिए और पॉजिटिविटी रखिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं कई बार, हम लोग बहुत, मतलब मैं आपको बता दूं कि 2005 में मेरे फादर की डेथ हुई थी। मेरे फादर की साइकिल रिपेयरिंग की शॉप थी, मेरी माँ चूड़ी बेचती थी। और जब फादर की डेथ हुई, लास्ट में वो शराब के आदी हो गए थे, जो आप लोगों के भी बहुत सारों के घर में ये प्रॉब्लम होगा। तो बाद में उनके हेल्थ काफ़ी डिटोरेट हो गई थी, और हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर में मैं 12th की पढ़ाई कर रहा था साइंस की। 1 महीने के बाद मेरी फाइनल एग्ज़ाम थी, और जिस रूम में हम लोग रहते थे रेंट पे, 3-4 फ्रेंड हम लोगों के, उसमें उस समय 450 रुपये रेंट था मंथली। तो 150-150 रुपये आता था, 3 लोग थे। तो हम लोगों को उससे सस्ती एक रूम मिल गई, इसलिए हम लोग उसमें शिफ्ट हो गए। तो घर में किसी को पता नहीं था कि लड़का रहे कहाँ पे रहा है, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन जो था वो गांव से एक टिफ़िन लेके आता था आदमी, तो उससे हो जाता था, क्योंकि वो टिफ़िन लेके आके हम लोगों को घर पे पहुंचा देता था। लेकिन बाद में हम लोगों ने शुरू किया कि वो सिटी में जहाँ एंटर करता था, क्योंकि भूख लगती थी जल्दी, तो रूम में से कोई एक आदमी वहाँ चला जाता था, क्योंकि वो हर जगह दूध बांटते हुए आता था। तो हम लोगों को 11-12 बजते थे रूम तक आते आते, तो वहीं से उठा लेता था। तो उसको भी पता नहीं था कि मेरी रूम कहाँ है। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग मेरे फादर एक्सपायर कर गए, और मेरा कजिन जो मेरे ब्लॉक हेडक्वार्टर में रहता था वो मेरे पुराने वाले रूम पे गया, लेकिन उसको पता चला कि यहाँ से शिफ्ट हो गया है। तो मोबाइल नहीं थे, तो उसने उस रूम में जो लड़का रहता था उसको बोला कि यार अगर वो मिल जाएगा तो उसको बता देना कि उसके फादर एक्सपायर कर गएगा। तो उस समय हम लोगों के यहाँ वाचनालय हुआ करते थे, रोड के साइड में अखबार पढ़ने के लिए। वो कंसेप्ट है कि सारे अखबार रखे रहते हैं, वहाँ लोग जाके बैठ के पढ़ता है। तो 9-9:30 बजे के आसपास में वो पढ़ रहा था, तब रोड से जाते हुए उसने मुझे देखा और मुझे कहा कि यार ऐसे ऐसे हुआ है। तब मैं मेरी साइकिल लेके चला गया मेरे अंकल के यहाँ पे। वो बस स्टैंड जो था हमारा, उसके बगल में उनका आवास था। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो सब लोग गांव निकल गए थे। मेरे ब्लॉक हेडक्वार्टर से मेरे गांव की दूरी 13 किलोमीटर थी। 7 रुपये का किराया था हम लोगों को बस में, और मेरे पास वो आईडी कार्ड जो था उसमें मुझे 75%
कंसेशन मिलता था, तो मुझे सिर्फ 2 रुपये रेंट मतलब भाड़ा पड़ता था किराया बस के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरे पॉकेट में 2 रुपये भी नहीं थे। तो हम 15-20 मिनट वहीं पे रोते हुए बैठ गए। फिर बगल वाला एक लड़का आया, उसने मुझे पूछा, उससे मैंने कुछ पैसे लिए और फिर मैं गांव चला गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हम लोग इतने बहाने बनाते हैं कि नहीं यार हमारा कुछ हो नहीं सकता, हम इतनी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ये मैं अब बता रहा हूँ, ये अब इसलिए बता, जब मैं फाइट कर रहा था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो ये मैंने कभी किसी को नहीं बोला। मेरे साथ जो पढ़ते थे किसी को पता भी नहीं होगा कि ये इतने विपरीत हालात में पढ़ रहा है। लेकिन अब जब मैं बना हूं तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि हालात खराब होना ये निगेटिव चीज़ नहीं है। मैं तो ये कहा करता हूं कि विपरीत हालात से बढ़कर सबसे मतलब बेहतरीन प्रेरणा और दूसरी मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। तो आप अपने हालात को प्रेरणा बनाइए और सोचिए कि हम कर सकते हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। छोटी छोटी चीज़ों में क्योंकि अगर आपको ऊंचाई तक जाना है तो प्रॉब्लम्स आएंगे, समस्याएं आएंगी, लेकिन हर प्रॉब्लम का समाधान होता है। आपको वो सोचना होगा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम से पीठ उससे मोड़कर वापस जाना या डरना ये रास्ता नहीं है। और युवाओं के बारे में तो हम लोग जो कंपटीशन में जाया करते थे, तो हम लोग यूथ पे जब भाषण देते तो ये कहा करते थे कि फूल खिला दे, पत्थर पर आग लगा दे, पानी में कुछ भी नामुमकिन नहीं इस चढ़ती हुई जवानी में। तो आप इस फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि बच्चा होता है तो उसका प्रॉब्लम होता है कि वो कर कुछ भी सकता है, लेकिन उस पर का सोचने वाला वो उतना वो ये नहीं होता है, समझ नहीं होती है। अगर आप बुजुर्ग लोगों को देखते हैं तो वो बहुत सोच सकते हैं, लेकिन करने के लिए उनके पास ताकत नहीं होती है। तो लाइफ का यही फेज है जब आप सोच भी सकते हैं और उस सोच को धरातल पर उतारने के लिए ताकत भी आपके पास रहती है। तो आप अपने उस स्ट्रेंथ को समझिए और आगे बढ़िए। और जैसे मैंने कहा कि ये मत सोचिए कि मैं चतरा में हूँ, यहाँ इतना। आपकी सोच है आज के युग में, अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आप मेहनत करने की तैयारी रखते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस हालात से मैं आके बड़ा हूं, आपको यकीन नहीं होगा, हमारे टाइम पे कहा करते थे कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है तो क्या होना चाहिए। तो वो जो कहा करते थे उसके किसी क्राइटेरिया में मैं नहीं था। तो जैसे पहले कहा करता था कि उसके माँ बाप बहुत अमीर होने चाहिए, मेरे तो नहीं थे। दूसरा होता था कि माँ बाप पढ़े लिखे होने चाहिए, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पिताजी 5वीं-6वीं कक्षा तक पढ़े थे। फिर कहा करता था कि उसका अंग्रेजी मीडियम में उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। मैं गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 4 तक पढ़ा, उसके बाद 5वीं से 10वीं कक्षा तक भी गांव का ही, मामा के गांव का एक स्कूल था वहां पढ़ा। 11th-12th मेरा ब्लॉक हेडक्वार्टर में हुआ, वहीं पे ब्लॉक हेडक्वार्टर में डिप्लोमा किया। तो मैं तो किसी बड़े अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में नहीं गया था। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कहा करते थे कि पुणे मुंबई में जाकर बड़े फेमस कॉलेजेस से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैं ओपन यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। महाराष्ट्र में यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया और उस यूनिवर्सिटी का मैं पहला आईएएस हूँ। तो मैंने ये नहीं कहा कि भाई मैं पुणे मुंबई में जाके पढ़ के कॉलेज नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ये कहा कि मैं ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगा और उसका पहला आईएएस होकर दिखाऊंगा। तो आपको सोच पे डिपेंड करता है। और फिर ये कहा जाता था कि नहीं उसको ट्यूशन लगानी पड़ती है। मैंने कोई क्लासेस नहीं लगाए थे यूपीएससी एमपीएससी के प्रिपरेशन में। फिर कहा करते थे कि दिल्ली जाना ही पड़ता है। मैं जिंदगी में यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए दिल्ली गया, उसके पहले मैंने कभी दिल्ली नहीं देखी थी। और इतना सारा होने के बाद फिर बोला जाता था कि 5 साल पढ़ना पड़ता है। मैं 2-2.5 साल पढ़ा। फिर कहा जाता था कि नहीं यार, जो बच्चा आईएएस आईपीएस बनते हैं उसके माँ बाप तो उनको 5वीं-6वीं कक्षा से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने तो 2009 में सितंबर में जब मैं पुणे गया पहली बार तहसीलदार होने के लिए, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा, जो वहाँ पहले से प्रिपरेशन कर रहा था, वो आज सब इंस्पेक्टर है, उसने कहा कि यार तुम आने से पहले तुम्हारे बारे में इतना भौकाल हम लोगों ने बना के रखा है यहाँ पे कि इतना होशियार है, इतना ये है, इतने कंपटीशन में, और तुम बोल रहे हो कि तहसीलदार की एग्जाम दोगे, तुम बोलो कि कलेक्टर की एग्जाम देने के लिए आया है। तो मैंने यूपीएससी देने का ऐसे डिसाइड किया। तो मेरे तो माँ बाप ने 5वीं-6वीं कक्षा में नहीं डिसाइड किया। और कई बार ये कहा जाता है, हम लोगों के यहाँ कहा जाता था कि नसीब में होना चाहिए तभी मिलता है, नहीं तो नसीब में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में लोग, बच्चे मुझे ज़्यादातर इसलिए याद करते हैं कि मैं अकेला हूँ जिसने रिजल्ट आने से पहले मैंने फ्लेक्स वगैरह तैयार करके रखे थे, क्योंकि मैंने यूपीएससी का भी और एमपीएससी का दोनों का एग्ज़ाम दिया। और मेरी स्टोरी ये थी कि पहला प्रीलिम्स फेल करने के बाद 2010 में मैंने पुणे में रहना पॉसिबल नहीं था, मुझे पैसे आने बंद हो गए। तो सारा चीज़ छोड़ के मैं गांव चला गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मेरे मामा का बेटा रहता था, उसके रूम में रहने लगा। वहाँ से इलेक्शन लग गए गांव के, सारा छोड़ दिया और गांव का इलेक्शन में माँ को खड़ा कर दिया 2010 में।
सितंबर अक्टूबर की बात है, मुखिया के चुनाव में खड़ा कर दिया। 7 लोगों के हमारे यहाँ मेंबर रहते थे। पूरी जो, क्योंकि बहुत सारा काम किया था, मतलब मेरे गांव में पहला ब्लड डोनेशन कैंप से लेके कई सारे ऐसे इनिशिएटिव थे जो मैंने किए थे। तो हमको आइडियोलॉजिकल थे, लगता था कि पैसा सेकेंडरी है, लोग काम देख के वोट करेंगे। और रिजल्ट जब आया 23 अक्टूबर 2010, मैंने अपने लाइफ पे जो किताब लिखी उसमें कहा है कि वो दिन मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। उस दिन रिजल्ट आया, जहाँ काउंटिंग होता है वहाँ हम लोग पूरी तैयारी के साथ गए थे, पूरा गुलाल वगैरह के बोरे भर भर के, पूरे पटाखे वगैरह लेके कि हम ही लोग जीत रहे हैं। 7 लोग खड़े थे हमारे पार्टी के, इंक्लूडिंग मेरी माँ। रिजल्ट आया, 7 में से 7 हार गए, एक भी नहीं जीता। तो 23 अक्टूबर को गांव गया, इमोशनल आदमी हूं मैं, वहां जाके भाषण दिया इमोशन में और कहा कि आज रिजल्ट नहीं आया, आज हम लोग रैली नहीं निकाल पाए, अब तब निकालेंगे जब मैं क्लास 1 अफसर बनूंगा। आज गांव से बाहर जा रहा हूं, अब उसी दिन गांव में पैर रखूंगा जिस दिन अफसर बनूंगा, और वो भी रैली के साथ फिर गांव में वापस आऊंगा। 23 अक्टूबर 2010 से लेकर 12 मई 2012 तक लगभग 18 महीने मैंने गांव का मुंह नहीं देखा। मैं पुणे में रहा, फिर सरकार की एक इंस्टीट्यूट थी, उसकी एग्जाम देके उसमें सिलेक्ट हुआ, उसमें 2-2.5 हज़ार रुपये स्टाइफंड मिलता था, वहाँ रह के प्रिपरेशन की। और जब अब बात थी, जब इंटरव्यू दे के आए, दोनों के इंटरव्यू दिए, MPSC का भी दिया और UPSC का भी दिया। तो अब कह के तो आया था कि भाई रैली के साथ गांव में आएंगे। तो जब दिल्ली से इंटरव्यू दे के आया तो ब्लॉक हेडक्वार्टर में एक ढाबे पे बैठ के मैं मेरे फ्रेंड के साथ हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे, और मीटिंग की चर्चा का विषय था कि रैली कैसे निकालें। और वो जो पूरी तैयारी की, जब मैंने कहा कि मैं पुणे से आऊँगा, पहले मामा का गांव लगता है जहाँ मैं 5वीं से 10वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ, पहले वहाँ होगा कार्यक्रम, फिर मैं 4 बजे हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर में पर्टिकुलर जगह पे इस रोड से आऊँगा, तो यहाँ सब लोग यहाँ से जाएंगे। ये सब डिसाइड होने के बाद जब निकल रहे थे तो बच्चों ने कहा, फ्रेंड्स ने, कि फ्लेक्स लगाने तो तुम्हारे फोटो नहीं है। तो हम लोग वहाँ से 2-3 शर्ट लेके एक सोमा फोटोग्राफ करे, वो बाद में बहुत फेमस हो गए। वो सोमा करके उसने नया दुकान खोला था फोटोग्राफी का, तो उसके दुकान में चले गए, फोटो खिंचवाए बहुत सारे, और बचपन से लेके बड़े होने तक जितने सारे कंपटीशन जीते थे, अच्छे जो भी फोटोग्राफ्स थे, उसको लगाते हुए फ्लेक्स तैयार किए हम लोगों ने 3-4। और उस फ्लेक्स पे लिखा था कि ब्लैंक स्पेस छोड़ा होता, इस एग्जाम में, मतलब मराठी में लिखा था, दैदीप्यमान यश प्राप्त करने के लिए हार्दिक बधाई। और उसमें एक सेंटेंस भी लिखा था कि जीतने के इरादे से जिस दिन गांव छोड़ा था, सक्सेस की ओर पहला कदम तभी बढ़ा था। मराठी में था वो। तो मतलब वो तैयार करके गए हम, और उसमें कहा कि यार दोनों रिजल्ट आने हैं मेरे, अगर MPSC का आएगा तो जो ब्लैंक है उसमें सिर्फ MPSC लिखना है, और UPSC का आएगा तो UPSC लिखना है। तो मतलब जो कहा जाता था कि नसीब में होना चाहिए, मैं वो आदमी था। 4 मई को मेरा रिजल्ट आया UPSC का, उसके बाद 30 जून को आया रिजल्ट MPSC का। इन बिटवीन ये लगभग 2 महीने में 100 से ज़्यादा जगह पे मैंने भाषण दिया हूँ। तो सारे भाषण में मैं यही कहा करता था कि मेरा MPSC का रिजल्ट अभी बाकी है। 1600 मार्क्स की मेंस मैंने लिखी है और 200 मार्क्स का इंटरव्यू दिया है। 200 में से 110 भी आएंगे तो मैं स्टेट का टॉपर रहूँगा। लोगों को लगता होगा कि ये पगला गया है, इसको कुछ मतलब दिमाग इसका, जो हम लोग गाँव देहात में बोलते हैं, सटिया गया है, ये इसको कुछ भी बोलता है। क्योंकि लाखों लोग बैठते हैं, उसमें मेरे जैसा लड़का जो गांव देहात से सरकारी स्कूल में पढ़ के बिना कोचिंग के, जिसने पहली बार अदर दैन मराठी UPSC में ही बोला था मैंने इंटरव्यू में, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड उसी तरह का था, इंग्लिश का तो सवाल ही नहीं था। तो उस बैकग्राउंड से आके कोई कह रहा है कि मैं टॉप पर रहूंगा, तो लोगों को लगता होगा। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं यवतमाल में भाषण दे रहा था, कि यवतमाल करके डिस्ट्रिक्ट है विदर्भा का, महाराष्ट्र में। तो वहाँ इसी तरह से 1,500-2 हज़ार बच्चों के बीच में भाषण देते हुए मैंने कहा कि 4 मई को रिजल्ट आया है, आज 30 जून है, आज रिजल्ट आएगा MPSC का। मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ, आज भी उतने ही मजबूती से कहता हूँ कि अगर हमको 200 में से 110 भी होंगे तो जो रमेश घुलप आपके सामने अभी भाषण दे रहा है वो आज स्टेट सर्विस का टॉपर होगा। और रिजल्ट आया, आनंद पाटिल करके वहाँ स्टडी सर्कल करके एक बड़ा इंस्टीट्यूट चलता है, उसके वो भी वहाँ गेस्ट थे। रिजल्ट आया, जब हम ऑटोग्राफ दे रहे थे बच्चों को तो न्यूज़ आई कि यार MPSC का रिजल्ट आ गया। तो हमने पूछा, तो फ्रेंड का फ़ोन आया तो बोला कि तुमको डिप्टी CO मिला है। डिप्टी CO क्लास 1 पोस्ट है हमारे, जैसे डिप्टी कलेक्टर होता है वैसे डिप्टी CO भी होता है। तो मैंने पूछा कि पोस्ट छोड़ो ना, रैंक कितनी है बताओ। तो बोला दिख तो नहीं रहा, अलग अलग लगाया, लेकिन तुमको 1244 स्कोर है तुम्हारा। तो मेरे बगल में वो थे आनंद पाटिल करके, उन्होंने पूछा कितना, मैंने कहा सर 1244 आया है बोल रहा है। तो बोले यार इस सिलेबस का आज तक का रिकॉर्ड 1185 का है, तो मतलब 59 मार्क्स से रिकॉर्ड ब्रेक करके मैं टॉपर हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, फील्ड कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको अफसर बनना, फील्ड कोई भी हो, अगर आपके पास मेहनत करने की तैयारी है, अगर आपने खुद को अच्छे से पहचाना है
और जो भी सपना आपने लिया है वो अगर आपका खुद का सपना है, किसी ने कहा हुआ नहीं है। नहीं तो माँ बाप का कई बार ये होता है कि हमको डॉक्टर बनना था, हम नहीं बन पाए तो अब बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। अगर आपने सोच समझ के अपना सपना अगर आपके मन में है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पुनः एक बार, मैं माइक पे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला आदमी हूँ, लेकिन अभी समय की पाबंदी को देखते हुए मैं रुकता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं यहाँ जिन्होंने इसका आयोजन किया है वो पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आज का भी परफॉर्मेंस आपके बेहतर होंगे। इसके बाद जो भी डिविजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल यूथ फेस्टिवल में जब भी आप चतरा को रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोगों को प्राउड फील हो इस तरह के परफॉर्मेंस और इस तरह की न्यूज़ हम लोगों को मिले। इसी शुभकामना, आशा और अपेक्षा के साथ मैं पुनः एक बार आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।